हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि के जो क्वेश्चन रह गए थे एसडी यादव मैथ के, उन क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये लास्ट वीडियो है एसडी यादव लाभ हानि के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन अब खत्म होने वाले हैं। आपको पता है 194 तक क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो में हम लोग 194 तक कवर करने वाले हैं। और विविध प्रश्न जो भी हैं इसमें उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। देखिए, सारे क्वेश्चन करने के बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाते हैं तो आप डाउट पूछने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी डाउट शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी जो वीडियो आती है उसकी। चलिए, पहला क्वेश्चन अपने पास है, यानी कि 176 नंबर सवाल। राहुल के पास 200 आम थे। उसने 30 आम 25% लाभ पर, 40 आम 20% लाभ पर और 60 आम 10% के लाभ पर और 70 आम 10% की हानि पर बेचे, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको बताना है कि उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ। देखिए, इसके लिए एक तरह से एवरेज हो गया आपके लिए, आप एवरेज ही समझ लो कि एवरेज निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अब एवरेज देखिए, ग्रुप एवरेज है एक्चुअली में, सबको मिला के एक साथ आपको एवरेज बता देना है या लाभ या हानि निकाल देना है। तो पहला काम तो कि आप ये 1 बाई 1 निकालेंगे कि चलो 30 का 25% निकाल लो, फिर 40 का 20% निकाल लो, 60 का 10% निकाल लो और 70 का 10% निकाल लो और लास्ट में उसको एक साथ कैलकुलेट कर लो। उससे बेहतर होगा कि हम रेशियो ले लें। यहाँ पर रेशियो लेने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो इसमें 30 आम के लिए दिया गया है, इसमें 40 आम के लिए है, 60 आम के लिए है, 70 आम के लिए है। इनका अगर रेशियो आप निकालते हैं अनुपात, तो सब में एक एक जीरो कॉमन है। तो अगर हम एक जीरो को काट ही लें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एक जीरो को काट देने के बाद भी कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। आप ऐसे सोचो, देखो आम की संख्या हमारे पास क्या है, एक बार 30 आम लेना है, एक बार 40 आम लेना है, फिर लेना है हमें 60 आम और फिर 70 आम। अब अगर इनका मैं रेशियो निकालता हूँ, अनुपात निकालता हूँ, तो ये सारे जीरो कट हो जाएंगे। अब सारे जीरो काटने के बाद जो हमारे पास बचता है हम इसी से केवल काम कर लेंगे। अब इसमें आप देखिए जरा कि हुआ क्या, हमारे पास 25% चाहिए था पहला वाला में और ये लाभ था, तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। 3 और इंटू में 25% के लिए अब एक ही बार आप गुना करके लिख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो 25% आम और 25% लाभ है और 30 आम के लिए हमें 3 केवल लेना है, तो 25 तियाँ 75 लूंगा मैं और ये प्लस में लूंगा क्योंकि 25% जो था वो लाभ था। अगला बार 40 में 4 रह गया है हमारे पास क्योंकि जीरो तो कट चुका है और 20%, तो 20 को अगर मैं 4 से गुना करता हूँ तो प्लस का 80 आएगा। फिर प्लस आगे देखिए 60 आम 10%, तो 60 का जीरो तो गायब हो चुका है। फिर आप 6 को 10 से गुना करेंगे तो ये 60 आएगा और ये भी प्लस का होगा क्योंकि यहाँ पर भी लाभ है। लास्ट वाला में जीरो गायब है, 7 को 10 से हम गुना करेंगे तो 70 आएगा, लेकिन यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हानि है लास्ट वाले में। 70 आम 10% की हानि पर बेचा गया है और बट्टे में आप टोटल आम रख लो। टोटल आम कितना हुआ, आप यहाँ से जोड़ लो। टोटल आम था तो 200, लेकिन एक एक जीरो कटने के कारण वो अब 20 बन जाएगा, या आप जोड़ ही लो। देखो 3 और 4 7 और 6, 7 6 13 और 7 20, अब 20 आम रह गया है हमारे पास। अब सबको जोड़कर 20 से डिवाइड कर लो, सबको जोड़कर, और आप पहले इसको घटाइए तो देखिए 8 6 14 में से 7 जाएगा तो फिर 7 ही बचेगा, 145 आएगा। 145 और बट्टे में ये 20 रह गया है, तो 2 से हम डिवाइड करके और पॉइंट लगा देंगे अगर पॉइंट में होगा तो, ठीक है। देखिए 2 से अगर मैं भाग देता हूँ तो 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 72.5 आएगा, ठीक है यहाँ पर। लेकिन आपको पता है कि ये एक जीरो है, तो एक जीरो के लिए और हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7.25 हो जाएगा। 7.25 का मतलब हुआ 7 पूर्णांक और 1/4 और ये लाभ है, ठीक है। आप इसको बांट भी सकते हैं, देखो 7 और 0.25 का मतलब 1/4 होता है बस। और ये लाभ है हमारे पास क्योंकि प्लस में आया है इसलिए ये लाभ है। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। इसको और जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। चलिए अगले सवाल में आते हैं जल्दी से। 77, देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है, तो लागत मूल्य पर वह कितने प्रतिशत की हानि होगी। सबसे आसान तरीका जो है इसको करने का, मैंने राकेश यादव सर की बुक को सॉल्व किया है, उसमें बताया है आपको। देखो विक्रय मूल्य पर 20% की हानि का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब क्या हुआ, 20 और बटे में 100, जिसका मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू है 20 25 100, तो 1/5 और ये हानि था तो मैं माइनस लगाऊंगा। इसका मतलब हुआ विक्रय मूल्य पर ये 5% की हानि है, यहाँ पे विक्रय मूल्य पर 20% की हानि दिया गया है। इसका मतलब ये 5 जो है ये अगर विक्रय मूल्य है, एसपी है, तो हानि कितने की होगी, 1 रुपये की हानि होगी हमें। अब जरा सोचो कि अगर 5 रुपये में बेचने से 1 रुपये की हानि हुई है तो हमने खरीदा कितने में था, सीपी कितना होगा दोस्त, 6 होगा।
तभी तो 5 में बेचने से 1 की हानि होगी। एक हमने 1 रुपये कम में ही बेचा है, 6 में खरीद के 1 रुपये कम में बेचेंगे तभी 1 रुपये की हानि होगी। ठीक है, अब यही बताना है आपको कि ये जो हानि है 1 रुपये की, ये क्रयमूल्य पर अगर हम गिने यानी कि काउंट करें लागत मूल्य पर तो कितने प्रतिशत की आएगी। तो देखो हानि निकालना है तो 1 हानि है और क्रयमूल्य 6 है तो क्रयमूल्य को नीचे रख देंगे और गुणा में 100। ये कितना बन जाएगा दोस्त, 3 दूना 6 और ये 50 दूना 100, 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। यही अपना मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आएंगे, जल्दी से देखते हैं यहाँ पे क्या है अपने पास। इसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चलो विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है, यानी कि अगर आपने 100 में बेचा है तो 20 रुपये की हानि हो गई। इसका मतलब हमने खरीदा कितने में था, तो आप कहेंगे 120 में। मतलब तो यही हुआ, अगर 100 रुपया मैं विक्रय मूल्य मानता हूँ तो क्रय मूल्य 120 रखना पड़ेगा, तभी तो 20 रुपये की हानि होगी। ठीक है, विक्रय मूल्य का 20% है, मेन बात ये है, इसीलिए मैंने विक्रय मूल्य को मान लिया 100। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो 20 रुपये की हानि है ये क्रय मूल्य पर कितना होगा, तो क्रय मूल्य 120 है, नीचे 120 रख लो और गुणा में 100। फिर से वही आपका आंसर आएगा, 20 से ये 6 बार में कट जाएगा, ये 3 दूना 6, ये 50 दूना 100। अब 50/3 का मतलब वापस हो गया 16 पूर्णांक और 2/3%। चलिए 178 पे आते हैं, देखिए इसमें क्या दिया गया है आपको। यहाँ पे आपको बोला गया है कि किसी पदार्थ का मूल्य जो है वो 6 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 7.5 रुपया हो जाता है, यदि उस पर होने वाले खर्च को नहीं बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। काफ़ी आसान सा सवाल है, ये आपने पढ़ा होगा इस तरीके का। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब आपको खर्च सेम रखना है, ठीक है, यानी कि खर्च को बढ़ाना नहीं है। एक्चुअली में खर्च बराबर होता क्या है, देखिए अगर हिंदी में हम लिखें तो खर्च बराबर होता है कीमत, यानी कि कितना रुपए कीमत है, ठीक है, कीमत लिखना है एक्चुअली में, ये कीमत और गुणा में मात्रा। ठीक है, अच्छा आप बताओ, आपके घर अगर चीनी का खर्च देखा जाए कि चीनी का खर्च कितना है, तो आप किस हिसाब से उसको खरीदते हैं, कितने रुपए किलो खरीदते हैं और कितना केजी खरीदते हैं, यही तो खर्च आएगा चीनी पर। मान लीजिए आप 10 रुपए के हिसाब से 5 केजी खरीदते हैं, इसका मतलब आपका खर्च 50 रुपए है चीनी के लिए, यही बनता है। इसीलिए ये खर्च का फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसा, कीमत बराबर खर्च बराबर कीमत गुना में मात्रा। अब इसका मतलब क्या है, ऐसा मैंने पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। देखिए मैंने ये बता रखा है कि अगर इसको आपको कांस्टेंट रखना है यानी कि सेम रखना है, तो आप कीमत में जिस हिसाब से बदलोगे उसका उल्टा रेशियो बनेगा किसका, मात्रा का। ठीक है, जैसे मान लो अब आप कीमत आधा कीमत हो गया, जैसे पहले 10 रुपए का जो मिलता था वो अब 5 रुपए में ही मिलने लगा, तो आप मात्रा डबल खरीद पाओगे, यानी कि मात्रा डबल खरीदोगे तभी ये कांस्टेंट बनेगा। इसका सीधा मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ सवाल के माध्यम से, कि अगर मूल्य देखो कीमत में वृद्धि हो गई कितनी की, कीमत 6 से बढ़ के कितना हो गया 7.5, 7.5, तो इसका मतलब है कि मात्रा जो होगी वो उल्टा होगी। मात्रा 7.5 से कितना होना है, 6 होना है, ये उल्टा हो गया। और ये रेशियो आप कटा भी सकते हो पॉइंट लेके यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा कितना से, देखो 25 75, 15 5 75, 5 बार में और 15 चौके 60, यानी कि ये 5 और 4 का रेशियो बनेगा। और आपसे यही पूछ रहा था कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो देखिए मात्रा पहले 5 लगता था अब 4 लग रहा है, तो कितने की कमी हो गई है, 1 की। कितने से कम हुआ है भाई, 5 से, और गुणा में 100, ये आप काट लो तो 20% की कमी आ जाएगी। 20% का मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये तरीका है इसको करने का, आसान तरीका है, कुछ बड़ा बात नहीं है। देखिए इस सवाल में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको बोला गया कि कॉफ़ी पाउडरों के 1 पैकेट और 1 लीटर दूध की लागत क्रमशः है 20 रुपया और 30 रुपया। ठीक है, अब कॉफ़ी पाउडर जो है वो 1 पैकेट से 10 कप कॉफ़ी बनाई जा सकती है और प्रत्येक कप में 200 मिली दूध का इस्तेमाल होता है। अब इसमें ये कह रहा है कि यदि उस कॉफ़ी को 25% लाभ पर बेचना चाहता है कोई व्यक्ति, तो कॉफ़ी पर बिक्री मूल्य कितना लिखना चाहिए, यानी कि कितना में बेचना चाहिए। वापस एक बार सवाल को समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि कॉफ़ी का एक पॉकेट जो पाउडर है और 1 लीटर दूध, दोनों की जो लागत है, 1 पैकेट कॉफ़ी के पाउडर का 20 रुपया दाम है और 1 लीटर दूध का जो दाम है वो 30 रुपया दाम है। अब आपसे ये बोला गया कि कॉफ़ी पाउडर के 1 पैकेट से, यानी कि 1 पैकेट जो 20 रुपये का पैकेट आता है कॉफ़ी पाउडर का, उससे 10 कप कॉफ़ी बनती है। ठीक है, और 30 रुपये में जो आप 1000 लीटर, 1 लीटर का मतलब हुआ 1000 मिलीलीटर, सॉरी लीटर नहीं, 1000 लीटर दूध का मतलब हुआ 1 लीटर दूध, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, 1 लीटर का मतलब हुआ 1000 मिलीलीटर दूध, और 1000 मिलीलीटर दूध की कीमत कितनी है, 30 रुपया है। आप 1 लीटर दूध कह लो या फिर 1000 मिलीलीटर कह लो, दोनों का दाम कितना है, 30 रुपया है। ठीक है, अब 1 कप कॉफ़ी बनाने में लगता क्या है,
जो आपने पाउडर खरीदा था एक पैकेट, उसमें से 10 कप कॉफ़ी बनाई जा सकती है। यानी कि एक पैकेट पाउडर जो है उसका इस्तेमाल हम लोग 10 कप कॉफ़ी बनाने में कर सकते हैं। और साथ ही साथ हर एक कप में आपको 200 ml दूध की भी ज़रूरत है। अब इसमें कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए आपको एक कप कॉफ़ी का बिक्री मूल्य कितना रखना चाहिए, यानी कि कितने में बेचना चाहिए। तो सबसे पहला बात कि आपको अगर विक्रय मूल्य निकालना है 25% लाभ पर लेकर, तो हमें क्रैमुल पहले निकालना पड़ेगा कि क्रैमुल कितना है। ठीक है, तभी तो हम विक्रैमुल सेट करेंगे कि उससे 25% लाभ चाहिए हमें। तो क्रैमुल के लिए अगर मैं एक कप की क्रैमुल की बात करूं कि एक कप का सीपी क्या होगा, हमारे लिए कितनी की खरीदारी पड़ेगी एक कप की। तो देखो सबसे पहले कि 20 रुपये में हमने पाउडर खरीदा था पॉकेट का, जिसमें से 10 कप बनाए जा सकते हैं। यानी कि हर एक कप के लिए कितना रुपया लग गया, 2 रुपया। ये तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। 20 रुपया में हम पूरा पॉकेट खरीदते हैं जिससे 10 कप बनाया जा सकता है। यानी कि 10 कप कॉफ़ी का मूल्य हमारे लिए 20 रुपया पड़ा। तो एक कप के लिए कॉफ़ी पाउडर कितना लगा होगा, 2 रुपये का। ठीक है, अब बात करते हैं दूध की। ये तो पाउडर की हो गई। दूध लगता है 200 ml, और आपको पता है कि 1000 ml का कितना कीमत था, 1000 ml मिलता था 30 रुपया में। अगर 1000 ml 30 रुपया में मिलता है तो 200 ml कितना में मिलेगा भाई, तो आप ये इजीली निकाल सकते हैं। देखो ये 5 से डिवाइड करने पर 200 बन जाएगा, तो 6 को भी 5 से भाग कर देते हैं, सॉरी 30 को 5 से भाग करते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी कि 6 रुपया लगेगा 200 ml का। ठीक है, 1000 ml का अगर 30 रुपया लगता है तो 200 ml का कितना लगेगा, 6 रुपया। तो यहाँ पर हम 6 जोड़ लेते हैं, यानी कि 8 रुपये की खरीदारी पड़ी एक पॉकेट। जो एक कप जो कॉफ़ी बनती है उसकी खरीदारी कितने रुपए की पड़ गई हमारे लिए, 8 रुपये की। और हमें बिक्रैमुल बताना है तो इजीली अब आप बिक्रैमुल निकाल सकते हैं। देखो 8 रुपये की खरीदारी है, 25% का लाभ चाहिए, तो 125/100 से आप गुणा कर दो इसको। आप कटा लोगे तो ये 2 चौके 8 और ये 25 चौका 100 और 25 पच्चे 125, यानी कि 5 दूना का 10 रुपये की बिक्री मूल्य आपको रखनी पड़ेगी। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। हमने यहाँ पर एक कप का अलग निकाला है, आप चाहें तो बुक के जैसा भी कर सकते हैं। जैसे बुक में एक ही बार 10 कप का निकाला है और लास्ट में 10 से डिवाइड कर दिया है तो एक कप का निकल गया है। वो भी इजी है, ये भी इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल जो हमारे पास है इसमें आपको दिया गया है कि 8 बाल्टियों और 5 मगों की कुल लागत है 92 रुपीज़। 5 बाल्टियों और 8 मगों की कुल लागत है 77 रुपीज़। तो आपको बताना है 2 मगों और 3 बाल्टियों की लागत मूल्य क्या होगी। देखिए सबसे पहला बात की ये तो सब लोग जानते होंगे कि इसको हम 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो 8 बाल्टी है तो मैं 8B लिख देता हूँ, और प्लस में 5 मग है तो 5M लिख देता हूँ मग के लिए, और इसकी कीमत है 92 रुपीज़। दूसरी तरफ 5 बाल्टी है फिर से, और साथ में मग कितने हैं, 8 मग हैं, और इसकी कीमत है 77 रुपीज़। अब चाहे तो आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और एक बाल्टी और एक मग की कीमत निकाल सकते हैं। ठीक है, और उनको गुणा करा के लास्ट में आंसर ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि वैसे हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो इजी इजी है, राइट साइड में जो नंबर्स दिए गए हैं इनसे आपको गुणा कराना और फिर सबको जोड़ना घटाना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। तो अगर ऐसे आपको मुश्किल लग रहा है तो उसके लिए मैं इजी तरीका भी बता देता हूँ। हालांकि वो सब लोगों को इजी नहीं लगेगा, कुछ लोग सोचेंगे कि उससे इजी यही वाला तरीका है। लेकिन देखो जब ये नंबर बड़े आ जाते हैं तो ये वाला तरीका जो लुप्तीकरण विधि और अलग अलग प्रतिस्थापन विधि आप लगाते हैं, ठीक है, वो सारा फेल करने लगेगा। फेल तो नहीं करेगा लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी उसमें कैलकुलेट करना, गुणा भाग बड़ा हो जाएगा। तो वैसे में आपको क्या करना चाहिए, शिफ्टिंग लगानी चाहिए, एक बार जोड़ना चाहिए और एक बार घटाना चाहिए। देखो अगर मैं एक बार जोड़ता हूँ इनको तो आपको पता है कि 8 5 ये भी 13 बनेगा, ये भी 13 बनेगा। तो क्यों ना मैं 13 कॉमन ले लूँ, एक ही बार मैं लिख दूँ कि B + M कितना आएगा भाई। इधर जोड़ो तो आप 7 और 2 9, और 9 7 16, यानी कि 169 और बटे में 13 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ये कैसे लिख दिया, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे दोस्त तो 13 यहाँ भी बनेगा, 13 यहाँ भी बनेगा, तो 13 कॉमन होगा, और 13 जब कॉमन होगा तो वो राइट साइड में बटे में आ जाएगा, और 13 से अगर आप इसको काट देते हैं तो ये 13 बार में ही कटेगा। यानी कि B + M आपके पास कितना आ गया, 13। अब देखो इसको और ज़रा आप ढंग से लिखना चाहें तो नीचे लिख देते हैं आपके समझने के लिए। एक मिनट, B + M कितना आ गया मेरे भाई, 13 आ गया। अब ऐसे ही एक बार आप इनको घटाते हैं तो घटाने के क्रम में आपको पता है कि 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, इधर भी 5 में से 8 घटाएंगे तो 3 ही मिलेगा, लेकिन दूसरा वाला माइनस में मिलेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि B माइनस में जो M होगा इनमें 3 कॉमन होगा, लेकिन इधर घटा के लिखते हैं पहले। तो 12 में से 7 जाएगा 5, और 8 में से 7 जाएगा तो 1, और इधर बटे में 3 लिखेंगे क्योंकि 3 कॉमन था, तो ये 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगा। यानी कि B - M आ गया हमारे पास 5। अब आसान है आपके लिए निकालना। इस इक्वेशन को तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को जोड़कर आधा कर लोगे तो B निकल जाएगा, घटा के आधा कर लोगे तो M निकल जाएगा।
जब भी दो चीज़ प्लस और माइनस में दिया हो तो वही बात है, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो प्लस वाला निकलेगा, दोनों को घटाकर आधा करेंगे तो माइनस वाला निकलेगा। तो अगर मैं बी की बात करूं तो दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, यानी कि 13 5 18 का आधा 9। और अगर एम की बात करेंगे तो दोनों को घटा के आधा करेंगे, 13 में से 5 जाएगा तो 8 का आधा 4। तो 9 और 4 हमारा वैल्यू आ गया। और हमें दाम किसकी बतानी है, 2 मग का मतलब 4 दूना 8 रुपया, और प्लस में 3 बाल्टी का यानी कि 9 27 रुपया। तो 27 और 8 कितना होता है, 35 होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ऐसे आप करोगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। देखो आसान तरीके से करने में थोड़ा लंबा भी होगा तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लोगे। अब गुना भाग बड़ा हो जाए, हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी में गुना भाग ही गलत कर दो और आंसर ही गलत आ जाए, तो उससे फिर फ़ायदा नहीं होगा कोई भी आपको। देखिए ऐसा सवाल मैंने कई सारा आपको बता दिया है, 181 जैसा सवाल। वैसे आपको क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति कुछ टॉफियाँ 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, उतना ही 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और सबको 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवाल में हम वस्तु को बराबर कर लेते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो मेरा देखा होगा, आप साथ ही साथ राकेश यादव वाला वीडियो जरूर से देखते रहिए। अगर वो किताब आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पीडीएफ उसकी ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे आके आप एक बार मैसेज कीजिएगा तो पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए साथ ही साथ, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके एसडी यादव की अपेक्षा, और सवाल भी उसमें इजी भी हैं और टफ भी हैं, मॉडरेट भी हैं, हर एक तरह के सवाल हैं उसमें। लेकिन एसडी यादव भी पढ़ना जरूरी है कि पहले आप एसडी यादव पढ़ लोगे तो आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आप राकेश यादव वाली बुक को बनाएं। राकेश यादव का क्लास नोट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका एक क्लास नोट्स आता है राकेश यादव सर का, वो अलग है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो पुराना हो चुका है, उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा भी आपको नहीं है, उसमें सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उससे बेटर है आपका राकेश यादव सर की जो अंक गणित है उसको खरीद के पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर है। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने वस्तु को बराबर करने जा रहा हूँ, मैंने बताया था कि वस्तु बराबर कर लेते हैं। एक बार लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इस तरफ देखो वस्तु और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा कीमत यानी कि रुपया। अब पहले वाले कंडीशन में देखिए, आपने 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदा है, यानी कि वस्तु के सामने 2 हो गया, रुपया के सामने 1। दूसरे वाले में 2 रुपये में 3 वस्तु खरीदा है, यानी कि वस्तु के सामने 3 हो गया और रुपये के सामने 2। तीसरे वाले में बेचने के टाइम पर अब देखिए एसपी की बात आ गई, ऊपर वाले दोनों जो थे वो सीपी थी और लास्ट वाला में एसपी की बात कर रहे हैं हम। एसपी में बेचने के क्रम में ये 5 बेचता है, कितने रुपए में भाई, 3 रुपये में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। अब मेन बात है कि हमें अब कराना क्या पड़ेगा, यहाँ पर वस्तु को बराबर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें दिया है यहाँ पर कि उतनी ही वस्तु, पहले बार में जितना वस्तु खरीदा है दूसरा बार में भी उतना ही वस्तु खरीदा है, और बेचने के टाइम में जब तक सारा नहीं बेच देता तब तक हमें लाभ हानि का पता नहीं चलेगा। तो ऊपर वाले दोनों सेम हैं, इसमें लिखा गया है कि पहला बार जितना वस्तु खरीदा है उतना दूसरा बार भी उतना ही वस्तु खरीदा है। तो हम वस्तु बराबर कर लेते हैं, इसके लिए 3 से ऊपर और 2 से नीचे आपको गुना करना पड़ेगा। तो अगर हम ऊपर 3 से गुना करते हैं तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करते हैं तो इसे भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, तो वस्तु दोनों बार बराबर हो गया। बेचने के टाइम में आपको पता है कि बेचने के टाइम में क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, जितना यहाँ पर दोनों वस्तु था उतना ही वस्तु यहाँ पर बेचना पड़ेगा। अब एक बात समझो जरा कि ये टोटल वस्तु हमारे पास 12 हो गया, हमने 6 2 बार खरीदा तो 12 हो गया, लेकिन हम 5 के गुना में 12 नहीं आता है, इसलिए 5 को 12 नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए दिक्कत क्या आएगी कि ऐसे कंडीशन में आपको एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, या फिर तीनों का एलसीएम लेके गुना कर लो, ज़्यादा बेहतर यही होगा। जब बराबर नहीं आया तो आप एलसीएम ले लो 2 का, 3 का और 5 का। 2 3 5 का लघुत्तम कितना होगा दोस्त, 3 और 5 का तो 15 होगा, 2 और मिलाएंगे तो 30 होगा लघुत्तम। अगर लघुत्तम 30 है तो आप 30 बना लो सबको, ठीक है। ऊपर वाले दोनों को 30 बना लो, तो इसको 15 से गुना करेंगे, इसको किससे गुना करेंगे 10 से, तब ये 30 बन जाएगा। तो देखो इसको भी हम 15 से गुना कर देंगे और इसको भी 10 से गुना कर देंगे। अब ये दोनों 30 30 यानी कि टोटल 60 हो गया, तो नीचे वाले को हम 60 बना सकते हैं, 12 से गुना कर देंगे तो ये 60 बन जाएगा। अब इसको भी 12 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सीपी आ गई 15, यहाँ पर सीपी आ गई 20 और यहाँ पर बेचने वाला कीमत आ गया 12 तिया 36 का। अब देखो टोटल आपकी खरीदारी पड़ गई 20 और 15 35 का, लेकिन आपने बेचा कितने में था 36 में। तो फायदा कितने का हो गया 1 रुपये का, फायदा कितने का हो गया 1 रुपये का। कितने पर भाई, क्रैमुल कितना था टोटल 35 और गुणा में 100। बस अब काट लो, ये 7 पच्चे 35 और ये 20 पच्चे 100, 20/7 का मतलब हुआ 7 दूना 14 और 6/7, यही होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, लाभ आएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको समझना भाई, दोबारा देखना, 2 बार 3 बार देखो और समझो इस बात को, ये आसान तरीका है करने का और समझने में भी ये इजी है। देखिए भाई इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ बोला गया कि एक व्यक्ति एक वस्तु के
विक्रयमूल्य में से अपने व्यापारिक खर्च को, देखिए विक्रयमूल्य में से अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यानी कि खर्च वो 40% कम करता है तो भी 20% का उसे लाभ होता है। तो बताना है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखा गया है। देखिए क्या मतलब बनता है इसका। सबसे पहला बात कि 40% घटा देने का मतलब हुआ कि 60% वो दाम अगर लेता है तो भी उसे 20% का फ़ायदा हो जाता है। 20% का फ़ायदा होने का मतलब 120 प्राप्त हो जाता है। ये 120 किसका भाई, क्रैमुल के लिए, ठीक है। इसके लिए आप ये समझ लो कि सीपी कितना होना चाहिए, 100। अगर सीपी 100 था तो उसे मिलता कितना है, 120। जब वो 40% घटा कर बेचता है तब भी, यानी कि 60% की वैल्यू 120 हो गई। यहाँ से अगर आप 100% की वैल्यू निकालते हैं तो देखो ये 60 का डबल लिखा है, 60 का 2 गुना है 120, तो 100 का भी 2 गुना हम यहाँ पर कर लेते हैं 200। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, उसके लिए 200 रुपया होगा। और आपसे ये बताना है कि लागत मूल्य से विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा है। तो देखो लागत मूल्य तो 100 है और विक्रय मूल्य अगर 200 आ गया तो 100 से 200 कितना ज़्यादा है भाई, डायरेक्ट 100% ज़्यादा है। ये तो ईजी है, 100 का 200 कितना है, 100% ज़्यादा है उससे। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, 183 में आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। बाद में जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया तो उसने विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्रय मूल्य पर उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से बात को समझना। देखिए जब यहाँ पे ये लिखा गया 20% लाभ, किसका भाई, विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर विक्रय मूल्य 100 होगा तो लाभ कितने का होगा भाई, लाभ होगा 20 का। अब ये बताओ कि अगर 100 में हम बेचते हैं तो 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। इसका मतलब हमारी खरीदारी कितनी की है, सीपी कितने की है, 80 की है। अगर हमने खरीदा होगा 80 में तभी तो 100 में बेचने से 20 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। सीधा बात मैंने बताया कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ है। इसका मतलब विक्रय मूल्य अगर 100 होगा तो लाभ कितना होगा भाई, 20 रुपया होगा। और 100 रुपये में बेचने से अगर 20 रुपये का लाभ है, इसका मतलब खरीदारी कितनी की थी, 80 का हमने खरीदा था। अब ये कह रहा है कि क्रय मूल्य को 10% कम कर दीजिए। देखिए सीपी को 10% कम करेंगे, 80 का 10% कितना होगा, 80 का 10% 8 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक जीरो हम काट देंगे 10% के लिए। अब 80 में से 8 कम करेंगे तो 72 आ जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य 72 बन गया। विक्रय मूल्य को भी 10% कम कर दीजिए तो 100 कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा, 10% कम करेंगे तो। अब पूछ रहा है कि लाभ कितना है। अब बताओ अगर हमने 72 में खरीद के और 90 में बेचा है तो कितना लाभ है, बताइए। यहाँ से यहाँ पर आप देखते हैं तो 8 का लाभ हो जाएगा। 8 का कि 18 का, 18 का लाभ होगा ना। 18 का लाभ होगा कितने पे, 72 पे, और गुना में 100। आप कटा लो, ये 18 से 4 बार में 18 चौक 72 और 4 से ये 25 बार में, यानी कि 25% का लाभ होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। 25% का मतलब ऑप्शन बी। आप यहाँ से रेशियो भी डायरेक्ट ले सकते थे कि चलो इसको कटा ही लो। ये 9 8 72 है, सॉरी 8 9 72 और ये 10 9 90 और ये हो गया 5 दूना 10 और ये 4 दूना 8। अब 4 पर 1 का फ़ायदा, यानी कि 25%, ऐसे भी कह सकते थे। आसान है। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक वस्तु के निर्माण के घटकों और सामग्री, मजदूरी तथा ऊपरी खर्च। देखिए घटकों की, यहाँ पे कॉमा गलत जगह पे लगा दिया है ये लोग। निर्माण के घटकों की सामग्री, फिर मजदूरी और फिर ऊपरी खर्च, इनका जो रेशियो है वो कितना है, 4:3:2। यानी कि सामग्री जो किसी चीज़ को बनाने में, किसी वस्तु को बनाने में जो सामान लगता है उसकी कीमत है 4 रुपये। मजदूरी बनाने में जो लगती है वो 3 रुपये लगती है, और जो ऊपरी खर्च आता है वो आता है 2 रुपये। अब ऐसे में मजदूरी की लागत यदि 45 रुपये हो, मजदूरी 45 रुपये लगता है रुपये में, तो उस वस्तु की कुल लागत ज्ञात करना है आपको। और साथ ही साथ ये बताना है कि यदि वह 180 रुपये में बेचे जाए तो लाभ क्या होगा। अब देखिए सीधी भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या दिया था आपको, 4:3:2 दिया था, जिसमें 4 था सामग्री, 3 था मजदूरी और 2 क्या था, ऊपरी खर्च था। अभी देखो आपको ये दिया हुआ है, इस 3 की वैल्यू दी हुई है, मजदूरी कितनी लगती है, 45 रुपये, यानी कि ये 15 गुना है। 3 की वैल्यू अगर 45 है तो टोटल अगर हम कॉस्ट जोड़ें कि टोटल हमारा खरीदारी कितने का रहा होगा, सीपी, यानी कि वस्तु को बनाने में टोटल कितना खर्च आता है। आप रेशियो को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट खर्च आता है। टोटल कितना यूनिट खर्च आता है दोस्त, 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू रुपए में कितनी हो जाएगी, देखो जब 3 अगर 45 गुना था तो ये भी, सॉरी 15 गुना था तो ये भी 15 गुना हो जाएगा, 15 9 135, यानी कि टोटल खरीदारी 135 रुपये की है। अब बेचता कितने में है, 180 रुपये में बेच देता है, तो फ़ायदा कितने का हुआ यही तो आपको बताना है। 135 की खरीदारी हुई, 180 में बेचा, तो फ़ायदा कितने का हो जाएगा, यहाँ से जोड़ लो आप, 45 रुपये का फ़ायदा होगा।
तो ये परसेंटेज निकाल लो। चलो 45 का फ़ायदा है, नीचे क्रैमूल रखते हैं तो 135 हमने रख दिया और गुणा में 100 काट लो आप। 45 तियाँ 135 होता है, 100/3 का मतलब 33.1/3% का फ़ायदा होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आसान था। मैंने क्या किया, मैं वापस आपको समझा देता हूँ जल्दी जल्दी में। देखिए, मजदूरी की कीमत आपको 45 रुपये दी रखी थी, यानी कि 3 की कीमत 45 है, 15 गुना है, तो टोटल मैंने कॉस्ट जोड़ा कि टोटल खर्चा कितने का आता है। 43729 की वैल्यू, ये भी 15 गुना हो गया 135। 135 में खरीदा और 180 में बेचा, लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए अब। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि रमेश ने 10 साइकिलें 500 की कीमत पर खरीदी और उनमें से सभी साइकिलों पर मरम्मत पर 2000 रुपये खर्च कर दिया और उसमें से 5 साइकिल उसने 750 की कीमत पर बेचा, प्रत्येक 750 का, और शेष जो 5 साइकिल बच गया उनको 550 की कीमत पर बेचा। तो टोटल लाभ यहाँ नहीं बताना है। सबसे आसान आपको करना क्या है, पहले टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए कि टोटल कितना का खरीदारी पड़ा। मैं सीपी की ही बात कर लेता हूँ। चलो सीपी कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे सीपी रहा होगा 10 साइकिल 500 की हिसाब से खरीदा तो 5000 तो ये लग गया, और प्लस में 2000 बनवाने में लगा दिया है, मरम्मत करने में, तो टोटल कितने का भाई खर्च आ गया, उसको 7000 रुपये लग गए उसको केवल खरीदने में। अब बेचने के टाइम में वो क्या करता है, देखो 750 के हिसाब से बेचता है। अच्छा, एक साइकिल की अगर मैं सीपी आपसे पूछूं, देखो एक साइकिल की अगर सीपी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि 10 साइकिल टोटल खरीदा है 7000 में, यानी कि हर एक साइकिल कितने का पड़ा होगा उसके लिए, 700 रुपये का पड़ा होगा। अब हर एक साइकिल की खरीदारी उसके लिए 700 है। बेचने के टाइम में पहले केस में वो क्या करता है, देखिए कि पहले केस में वो 750 में बेचता है। अगर खरीदारी हर एक की 700 की है लेकिन वो बेच रहा है 750 में, इसका मतलब 50 रुपये का फ़ायदा हर एक साइकिल पे मिल रहा है। और ऐसे उसने 5 साइकिल बेचा है तो पहले केस में 50 रुपये का फ़ायदा एक साइकिल पर मिल रहा है। तो 5 साइकिल पर टोटल कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 50 गुणा में 5 यानी कि 250 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। दूसरे केस में क्या करता है कि 550 में ही बेचता है एक साइकिल को। अब देखो, अगर 550 में एक साइकिल को बेचेगा और ख़रीदा था ये 700 रुपये में, तो कितने की हानि होने लगेगी बताइए आप बोलेंगे 150 रुपये की हानि होने लगेगी। ठीक है, 700 अगर खरीदारी पड़ी है और 550 रुपये में वो बेचता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो 150 रुपये कम में बेच रहा है। और अगर एक साइकिल को 150 रुपये कम में बेच रहा है, यानी कि एक साइकिल पर 150 का घाटा, तो टोटल 5 साइकिल पर कितने का घाटा, 15 25 75 750 का घाटा हो जाएगा। ठीक है, 750 का क्या हो जाएगा, उसे हानि हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आप ज़रा समझो कि पहला बार जब बेचा था तो 200 रुपया उसको लाभ हुआ था, दूसरा बार में 750 की हानि हो गई, तो ओवरऑल कुल मिलाकर उसे क्या होगा, 500 रुपया बचेगा, 500 रुपये का फ़ायदा होगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? 250 रुपये पहले फ़ायदा हुआ, फिर आपको 750 घाटा हो गया, तो कुल मिलाकर आपको 500 का फ़ायदा हुआ, क्योंकि 250 तो घाटा में चला गया ना। तो 500 ओवरऑल फ़ायदा हो गया आपको, 500 रुपये। और यही बताना है आपको कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत, ये 500 हानि हुआ ना, 1 मिनट 750 माइनस में आया है ना, ये हानि हुआ। ओवरऑल हमें 500 रुपये का क्या हो गया, घाटा हो गया। और यही आपको बताना है कि परसेंटेज में ये कितना हुआ। तो प्रतिशत में हम कैसे निकालेंगे दोस्त इसको, 500 लिख लो या 500, जिसको 500 बोलते हैं हम, और बटे में हम क्रैमूल लिखते हैं, तो क्रैमूल हमारा कितना था 7000, और गुणा में आप 100 कर लो, बस यही काट लो। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो साफ हो जाएगा, 50/7 का मतलब 7 सही 1/7, 7 सत्ते 49 और 1 50/7। ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर होगा, हानि है इसीलिए ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आएंगे जल्दी से। देखिए भाई, इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि दो चीज़ें ए और बी 10% और 15% के लाभ पर बेची गई और उन दोनों से जो लाभ प्राप्त होता है वो एक समान है, यानी कि लाभ बराबर है, तो दोनों का लागत मूल्य कितना हो सकता है। लाभ बराबर होने का मतलब कि ए का 10% जो है वो बी के 15% के बराबर होगा। ए का 10% लाभ बी के 15% के बराबर है। नीचे 100 भी आएगा लेकिन वो तो कट जाना है, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब आप यहाँ से ए रेशियो बी डायरेक्ट निकाल लेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 15/10 आ गया, यानी कि ये 3×5 = 15 और ये 2×10, 3/2 का मतलब ए और बी का जो अनुपात होना चाहिए वो 3:2 का होना चाहिए। आप चेक कर लो कि किस ऑप्शन में ए अनुपात बी 3:2 आता है, आप चेक करके देख लो। यानी कि पहला वाला 3 से कटे और दूसरा वाला 2 से कटे। देखो पहले इसमें तो पहला वाला 3 से कट नहीं रहा है, इसमें पहला वाला 3 से कट नहीं रहा है। यहाँ पे अगर हम 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं तो 3 और 2 का रेशियो आ जा रहा है, ऑप्शन सी सही है। इसमें अगर आप काटेंगे तो 3 और 5 का रेशियो आ जाएगा, इसीलिए डी सही नहीं है। जहाँ पर 3 और 2 का रेशियो आ गया वही सही है, ऑप्शन सी। देखिए सबसे पहला बात मेरे भाई, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको ये बोला गया है इस सवाल में कि 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें
250 से 300 के बीच की कीमत पर बेची जाएं तो अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है जो 15 पुस्तकों को बेचने से आपको मिलेगा। मतलब ये बना कि आपको खरीदना है 150 से 300 के बीच की कीमत वाली पुस्तकों को और बेचना है आपको 250 से 350 के बीच का कीमत रख करके। ठीक है, यानी कि सीपी आपको 150 से लेकर के और 300 तक कुछ भी क्रय मूल्य आप रख सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। बेचने के टाइम पर आप 250 से 350 तक किसी भी दाम पर बेच सकते हैं। तो आपको अधिकतम कितना लाभ हो सकता है ऐसे में जब आप 15 वस्तु बेचेंगे। तो सबसे मेन बात कि ज़्यादा आपको लाभ चाहिए अगर, तो उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा कम में और बेचना पड़ेगा ज़्यादा में। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप कम से कम रुपए में खरीदेंगे और अधिक से अधिक रुपए में बेचेंगे तभी तो ज़्यादा फायदा होगा। मान लो एक आदमी एक कलम को 100 में खरीद के और 200 में बेच रहा है और मैं उसी कलम को 50 में खरीद के और 300 में बेच रहा हूँ, तो फ़ायदा किसको ज़्यादा होगा? जो कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेचा है। ठीक है, तो ज़्यादा फायदा के लिए क्रैमुल कम होना चाहिए और लाभ ज़्यादा होना चाहिए। तो क्रैमुल 150 से 300 तक रखना था, तो मैं इसमें सबसे कम क्रैमुल 150 मान लेता हूँ। बेचने में हमें बेचना है अधिक से अधिक दाम में, तो 350 में मैं बेचना चाहता हूँ। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि लाभ कितने का हो जा रहा है? 200 रुपये का। लेकिन 200 रुपये का एक किताब पर लाभ है, आपको 15 किताब बेचना है तो 15 से हम गुना कर लेते हैं। एक किताब पर 200 का लाभ, तो 15 पर 3000 का लाभ हो जाएगा। और यही अपना आंसर है, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये की दर से बेचता है अगर, तो 20% का फ़ायदा हो जाता है। यदि शुद्ध दूध की कीमत उसके लिए खरीदारी हो 10 रुपये की, तो उस मिश्रण में उसने कितना पानी मिलाया है, या फिर दूध और पानी का अनुपात बताना है कि क्या होगा। सबसे पहला बात कि आपको यहाँ पर एलिगेशन लगानी पड़ेगी और एलिगेशन के लिए क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो दूध की लागत तो यहाँ पर पता है कि शुद्ध दूध जो है वो 10 रुपये की आती है 1 लीटर। लेकिन जब अगर पानी मिलाया हुआ दूध खरीदता वही बेचने वाला, तो उसको कितने की खरीदारी होती है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो पानी मिलाने के बाद वह 9 रुपये में बेचता है, तो 20% का फ़ायदा होता है। इसका सीधा मतलब है मेरे भाई कि 120%। देखो 20% फ़ायदा का मतलब 120%। और ये कितने का पड़ता है भाई? 9 रुपये का पड़ता है। 20% लाभ यानी कि 100 में हमने जोड़ दिया 120%। और ऐसे में कीमत कितना होता है? 9 रुपये। अगर आप रेशियो लेते हैं यहाँ से कटाते हैं तो ये 4 से कट जाएगा कितने बार में? 40 तियाँ और ये 3 तियाँ। ऐसे में इतना बार में कट गया। देखो एक जीरो को अगर मैं साफ करके इधर ला देता हूँ, फिर मैं 100 बनाऊंगा इसको, तो 100 बनाने के लिए 25 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी मैं 25 से गुना कर देता हूँ। देखो इसको 25 से गुना करेंगे तो ये 2 पचे 10 और ये 5 पचे 25, यानी कि ओवरऑल 5 तियाँ 15/2 यानी कि 7.5 कीमत आ गया। ठीक है, आप जैसे मन वैसे कैलकुलेट कर लेना जो आपको ठीक लगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे में अगर दिक्कत है तो, कि देखो 120 की कीमत हमारे पास कितनी थी भाई? 9 रुपये थी। तो एक की कीमत हमारे पास कितना हो गया? 9/120। और हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो हम 9/120 में क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। अब ये आप कटा लो तो ये कट जाएगा। देखो 6 से 20 बार में, ये 5 से 20 बार में, और ये 3 तियाँ 9, ये 2 तियाँ 6, तो ये 5 तियाँ 15/2 आ गया, यानी कि 7.5 आ गया, 7.5। अब इन सबको मैं हटा के आगे की बात बताता हूँ आपको। अब अगर हम एलिगेशन लगाते हैं तो देखो मिल्क कितने का खरीदारी है? 10 रुपये का। अगर वाटर की बात करें तो जब तक पानी का कीमत नहीं दिया हो हम उसको जीरो मान के चलते हैं कि पानी उसको फ्री में मिला होगा। और दोनों मिलाने के बाद जो कीमत आता है वो कितना आता है? 7.5। मैंने अभी निकाला था कि 7.5 कैसे आया। अब आप इसको घटा लो तिरछा, बस 10 में से 7.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2.5। और जीरो में से 7.5 जाएगा तो 7.5 ही बचना है, ये तो 7.5 ही। अब देखो ये 25 तियाँ 75, यानी कि 3:1 आ गया। और यही हमें बताना था, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, 3:1। आगे बढ़ेंगे अब। देखिए इस सवाल में काफ़ी आसान सवाल है। यहाँ पे आपको बोला गया है निर्माता का लाभ 10% है, थोक विक्रेता का लाभ 15% है, और फुटकर विक्रेता का लाभ जो है वो 25% है। और फुटकर मूल्य जो है उसका वो कितना है? 1265 रुपये। तो उत्पादन मूल्य क्या होगा? देखो लास्ट वाला देकर शुरू वाला पूछ रहा है, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी लास्ट वाला देकर शुरू वाला पूछे तो आप उल्टा कॉन्सेप्ट लगाइए। उल्टा का मतलब 1265 और गुना में यहाँ से हम परसेंटेज उल्टा लेंगे। एक बार 10% लाभ था तो हम लिखेंगे 100 ऊपर और 110 नीचे। एक बार 15% लाभ है तो 100 ऊपर और 115 नीचे। और एक बार 25% लाभ है तो 100 ऊपर और 125 नीचे। बस इसको आपको काटना है। ये 0 से 0 कट जाएगा। 11 से अगर इसको काटेंगे तो 11 एक बार में आएगा, फिर 11 एक बार में, और 11 पचे 55 कट जाएगा। 115 से 115 कट गया। अभी देखो ये 4 से 25 बार में, ये 5 से 25 बार में कट जाएगा। और ये 5 दूना 10 यानी कि ओवरऑल आ गया 4 दूना 8 पर 2 जीरो, यानी कि 800 रुपया। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। और भी तरीके हैं इसको करने के, सारे तरीके आसान हैं, सवाल ही आसान है इसलिए।
देखिए इस सवाल में आपको दिया है कि एक वस्तु जिसकी नगद खरीद मूल्य है 12,500 रुपये, अगर एक वर्ष के आधार पर उसे खरीदा जाता है तो 10% का ब्याज देना पड़ता है, और वैसे में कितना देकर राशि खरीदना पड़ता है, वैसे में आपको 14,300 रुपये देना पड़ता है ब्याज के साथ। तो इस सौदे में व्यापारी को लाभ क्या होगा? अब देखिए पहले व्यापारी अगर बेचता तो 12,500 ही उसको मिलता, लेकिन जब एक वर्ष के आधार पर वो देता है कि एक वर्ष बाद आपको रुपया देना है, तब उसको 14,300 रुपये मिलते हैं। तो फ़ायदा कितना होगा? अभी आप ये देख रहे हैं कि 10% वार्षिक ब्याज और एक वर्ष का, यानी कि एक वर्ष बाद उसको 10% ब्याज मिल जाएगा। 10% ब्याज का मतलब अगर उसने 100 रुपये उधार दिया होगा तो उसको प्राप्त होगा 110 रुपया, और इसकी वैल्यू हमें 143 और डबल जीरो दे रखी है। अगर इसे आप काट कर और 100 की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 11 से एक कटेगा, 11 एक बार में 11 तियाँ 33, एक की वैल्यू 130 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 13,000 हो गई, यानी कि 13,000 रुपये उसकी खरीदारी होती वैसे कंडीशन में। लेकिन है कितना? नगद मूल्य उसका कितना है? 12,500 है। तो 12,500 और यहाँ पर 13,000 आ गया, तो फ़ायदा कितने का आ गया भाई? 500 का फ़ायदा आ गया। 500 का फ़ायदा का मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। देखिए इस सवाल में आपको दिया है कि एक बेईमान फल विक्रेता है, वह अपने सामान की लागत मूल्य पर बेचता है, यानी कि जो भी वो सामान खरीदता है उसे क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलो वजन के बदले 900 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए जितने भी बेईमान दुकानदार वाला सवाल है वो मैंने एक अलग पार्ट में कवर किया है राकेश यादव सर वाले बुक में, वो आप देख सकते हैं। उसमें हर एक तरह के बेईमान दुकानदार वाले सवालों को मैंने समझा रखा है, आप ज़रूर से उनको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए इस सवाल को मैं कर देता हूँ। इसमें क्या है कि वो खरीद के लाता है 1,000 का, लेकिन देने के टाइम पे वो देगा 900 ही। मतलब यही है, लेने के टाइम में तो 1,000 ले लेगा, लेकिन देने के टाइम में 900 ही देगा, और पैसा उतना ही लेगा जितना का 1,000 का पैसा है। इसका मतलब उसे फ़ायदा हो गया कितने का? 100 रुपये का फ़ायदा हो गया कितने पर? 900 पर। ठीक है, क्योंकि 900 से वो अपना क्रय मूल्य निकाल लिया है, अब बट गुना 100 होगा तो ये कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, और 100/9 का मतलब होगा 10.1/9%। ठीक है, 10×9 = 90। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक मिनट 100/9 का मतलब 11.1/9 हुआ ना, ये 11.1/9 होगा। 11×9 = 99 और 100, ये आएगा अपने पास। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक सेब की कीमत एक केले की कीमत से डबल है, दोगुनी है। केले की कीमत एक अमरूद से 25% कम है। यदि प्रत्येक फल की कीमत 10% बढ़ जाए तो 4 केले, 5 सेब और 3 अमरूद की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? आसान सवाल है। देखिए क्या करते हैं, पहले रेशियो ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। एक बार तो सेब है, दूसरे बार में केला है, और तीसरे बार में क्या है भाई? तीसरे बार में अमरूद है, तो मैं अ लिख देता हूँ। अब इसमें क्या दिया गया है कि अमरूद से 25% कम है केला, तो जहाँ परसेंटेज की बात है वहाँ से काम शुरू करते हैं। ठीक है, देखियो अमरूद से 25% कम है, यानी कि अमरूद अगर 100 होता तो केला 25% कम होता, इसका मतलब कितना होता? ये 75 होता। आप डायरेक्ट ऐसे लिख के इसे काट सकते हो, 3 से 25 बार में कट जाएगा, 4 से 25 बार में, और ये 3-4 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे अच्छा होगा कि आपको अगर ये पता है कि 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब 1/4 का मतलब कि ये अगर 4 है तो उससे एक कम ये 3 आएगा, नहीं तो आप 100 और 75 लिख के भी काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर अमरूद की कीमत 4 है तो केले की कीमत 3 हो गई, 25% कम हो गई। और ये भी कह रहा है कि केले की कीमत जो है वो एक केले की कीमत, एक सेकंड, एक सेब की कीमत एक केले की कीमत से दोगुनी है। सेब जो है वो केला वाला से डबल है, तो इसको हम कितना मानेंगे? 6, क्योंकि केला 6 है और सेब केला वाला से दोगुना है, यानी कि सेब को हमें 6 मानना पड़ेगा, केले का डबल। अब देखो यहाँ से कह रहा है कि हर एक को 10% बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक की कीमत 10% बढ़ जाए। 10% की अगर वृद्धि करनी है तो परसेंटेज ईजी करने के लिए मैं एक एक जीरो चिपकाता हूँ सब में। अब ये मत समझना कि एक जीरो मैं क्यों लगा रहा हूँ, एक एक जीरो लगा रहा हूँ बस परसेंटेज आसान करने के लिए। आप काटोगे तो रेशियो अभी भी तो 6, 3, 4 का ही रेशियो रहेगा, रेशियो थोड़ी बदल जाएगा। अब देखो इसको 10% बढ़ाएंगे तो ये 6 बढ़ जाएगा, इसको 10% बढ़ाएंगे तो ये 3 बढ़ेगा, इसको 10% बढ़ाएंगे तो ये 4 बढ़ेगा। 10% का मतलब एक जीरो खत्म, बस यही ना होता है। तो टोटल वृद्धि हो गई हमारे पास, कितने की वृद्धि आ गई? 6, 3, 9, 4, 13 रुपये की वृद्धि कैसे आ गई? अच्छा चलो, वृद्धि तो अभी हमें बाद में निकालना है ना, क्योंकि हमें एक एक नहीं दिया है। पहले क्रैमूल निकालते हैं कि क्रैमूल कितने का पड़ा। क्रैमूल में देखिए 4 केला, 2 सेब और 3 अमरूद की बात की गई है। तो अगर 4 केला आप खरीदते हैं तो एक केला 30 रुपये का है, तो 4 केला पड़ जाएगा 3 चौका 12, 120 रुपये का। प्लस में 2 सेब कितने का पड़ेगा? एक सेब 60 रुपये का, तो 2 सेब 120 रुपये का। और प्लस में 3 अमरूद तो 40 रुपये का एक अमरूद है, तो 3 अमरूद ये भी 120 रुपये का पड़ेगा।
यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारे पास खरीदारी, 360 रुपये की खरीदारी हो जाएगी। बेचने के टाइम पर लाभ क्या हो रहा है या वृद्धि क्या हो रहा है ये देख लो। वृद्धि में आप बोलेंगे कि 6 रुपया बढ़ जाता है सेब की कीमत, लेकिन टोटल 2 सेब हमें खरीदना था तो 6 दूना 12 रुपया ये बढ़ जाएगा। फिर 4 केला है तो एक केला अगर 3 रुपया बढ़ जाता है तो 4 केले पर 4 तियाँ 12 रुपया ये और बढ़ जाएगा। और प्लस में फिर कह रहा है कि 3 अमरूद है, एक अमरूद पर अगर 4 रुपया बढ़ता है तो 3 अमरूद पर वापस 12 रुपया बढ़ जाएगा। यानी कि ओवरऑल वृद्धि कितने की हो गई, 36 रुपये की वृद्धि हो गई। और यही परसेंटेज आपको निकालना है। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 36 का वृद्धि हुआ है कितना से, कितने का खरीदारी था 36 का, 360 का, 360 से वृद्धि हुआ है और गुना में 100 कर लो तो 36 से 36 और 0 से 0 कट जाएगा तो 10%, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा। आसान है। देखिए इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक आदमी को अपने धन का 20.1/2% नुकसान हो जाता है। शेष का 80% खर्च कर देने के बाद उसके पास 159 रुपये बचते हैं, तो उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। देखिए लास्ट देकर शुरू पूछा है तो आप उल्टा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। उल्टा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो कि अगर शुरू में उसके पास x रुपये थे तो आप क्या लिखोगे कि x और इंटू में, देखिए सबसे पहले तो उसे इतने का नुकसान हो गया। 20.1/2% का मतलब क्या हुआ, 20 दूना 40 और 41/2। प्रतिशत हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और ये नुकसान है, इसका मतलब अगर 200 रुपये थे तो उसमें से 41 रुपये का उसे लॉस हो जाता है, 41 रुपया उसका नुकसान हो जाता है। अब बताओ 200 रुपये उसके पास अगर टोटल थे और 41 रुपये का लॉस हो गया यानी कि नुकसान हो गया, तो बच कितने गया 200 में से, तो आप बोलेंगे 159 बच गया 200 में से और बटे 200। ठीक है, और गुणा में अगला हम लेते हैं 80% खर्च कर दिया है तब कितना बच जाएगा, अब 20% बच जाएगा 80% अगर खर्च कर देगा तो। और ये टोटल कीमत उसके पास है कितना, 159 के बराबर है। सवाल में भी दिया हुआ है कि 159 लास्ट में उसके पास बचा है। अब देखो यहाँ पे इजीली आप 159 से 159 काट दोगे, 20 से ये 20 काट दोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। 1000 का मतलब ऑप्शन ए जो है वो अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। 1000 कैसे आ गया, यहाँ पर देखो 100 तो है, 1 0 यहाँ पर है और ये दूसरी तरफ जाके 1000 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंतिम सवाल SD यादव का लाभ हानि का लास्ट सवाल है ये। इसमें बोला गया कि लागत कीमत का 72% लागत कीमत के 9% का 8% किसी वस्तु की लागत कीमत से कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए ऐसे में क्या करना होगा, अगर हम 100 मान के चलते हैं तो ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि परसेंटेज काफ़ी है। और लास्ट में भी लागत कीमत का कितना प्रतिशत होगा ये पूछ रहा है। लागत कीमत का कितना प्रतिशत, अगर लागत कीमत को हम 100 ले लेते हैं तो लास्ट में जो अपना बच के आएगा वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए क्या कर देते हैं हम लोग, लागत कीमत को यानी कि CP को मैं 100 मान लेता हूँ। अगर CP 100 हुआ तो पहले केस में कह रहा है कि 72% निकालो, तो 100 का 72% तो 72 ही होगा। दूसरे केस में ये कह रहा है कि 9% पहले निकालो फिर 8% निकालो, तो 100 का 9% तो 9 ही होगा और इसका 8% निकालेंगे यानी कि 8/100। तो ये कितना हो गया, 8 9 72/100 आ गया। मैं काट नहीं रहा हूँ, ईजी होगा ऐसे बिना काटे हुए। अब यही कह रहा है कि 72 जो है ये इस वाले से दूसरे वाले से कितना ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है वो इस क्रैमुल का 100 का कितना % होगा। ठीक है, तो पहले कितना ज़्यादा है ये तो निकाल लो। तो कितना ज़्यादा के लिए हमें 72 में से ये घटाना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ कि अधिक कितना है भैया, अधिक के लिए हमें 72 में से इसको घटाएंगे तो ये बटा का घटाव निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 72 100 और माइनस में 72 और बटे में कितना दोस्त 100। ये घटा के कितना बचेगा अपने पास, तो आप घटाओगे अगर 72 100 में से 72 तो ये कितना आ जाएगा, 0 में से 2 जाएगा तो 8, फिर 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ पे 71 और फिर 28 और बटा में 100, अगर 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है 71.28। और यही परसेंटेज भी बन जाएगा, यही अपना आंसर भी हो जाएगा क्योंकि हमने क्रैमुल 100 को माना हुआ है। तो 100 का कुछ भी देखो, 100 का 10% 10 ही होता है, 100 का 20% 20 ही होता है। 100 का जितना प्रतिशत निकालोगे उतना ही आएगा। तो 100 का अगर ये भी परसेंटेज निकालोगे तो 71.28% ही आएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही है। इसीलिए मैंने बोला था कि लागत को हम लोग 100 ही मान लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और SD यादव का प्रॉफिट लॉस भी खत्म होता है। इसके बाद देखिए अभी राकेश यादव सर का प्रॉफिट लॉस मैं ख़त्म करना चाहता हूं, तो उसमें सवाल इतना ना अधिक है, आप देखेंगे 400 से अधिक सवाल है। तो मैं सोच रहा हूं कि उसमें से कुछ क्वेश्चन छांट करके और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं। आप ज़रा कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या उसमें से क्वेश्चन छांट दिया जाए कुछ, या सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। फिलहाल SD यादव में डिस्काउंट शुरू होने वाला है, इसके बाद छूट या फिर बट्टा इसके बाद शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक अभी से भी जाके कर देना एक बार और एक कमेंट कर देना।